एनवायरनमेंट में फ्लोट कर रहे हैं। उस वजह से जो भी दिक्कतें, ये हेल्थ हैजार्ड्स आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आंखों में इचिंग की समस्या आ रही है, और इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे वो थोड़ा सा सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है अभी। लेकिन एक सर्वे था, एक रिसर्च थी, वो ये कह रही थी कि हम लोग जिस एयर में सांस ले रहे हैं उसमें 20 सिगरेट्स के बराबर का धुआं मौजूद है। यानी हम लोग पैसिव स्मोकिंग या पैसिव स्मोकर की कंडीशन में है, स्टेज में है। और हमें किस तरीके से अपने आप को बचाए रखना है, क्योंकि हमारी प्राण वायु जो हम इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन चक्र चलता है, हमारा जीवन चल रहा है, वो दूषित है। और जब आपकी प्राण वायु दूषित हो जाए तो इसका मतलब हमें सचेत हो जाने की जरूरत है कि पहले तो इसलिए कि अब हम बचें कैसे, दूसरा इसलिए कि इससे फर्दर आगे हम किस तरीके से बच सकते हैं, भविष्य में हम ऐसा क्या एनवायरनमेंट बना सकते हैं, ऐसी क्या व्यवस्थाएं बना सकते हैं जिससे हमारे बच्चों को इस तरीके की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जिस तरीके से विकास हो रहा है, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं, उस तरीके से ये स्थिति जल्दी सुधरने वाली नहीं है। लेकिन अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ, एक बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस पे काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम सब लोग अपनी आगे वाले जनरेशंस के लिए एक नज़ीर पेश कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि सब लोगों को कोशिश करना चाहिए कि वो अपने लाइफ़स्टाइल में इसको करें। सबसे पहला काम जो मैं कहूँगा, चूँकि हम 20 सिगरेट के बराबर का धुआँ एनवायरनमेंट में ऑलरेडी फ़ील कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले तो स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। स्मोकिंग छोड़ने से फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या है, ये सब लोग जानते हैं। स्मोकिंग जब हम करते हैं तो उसमें 7000 टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो हमारे लंग टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं, जो फर्दर लंबे समय में डिफरेंट डिजीजेस और लंग कैंसर तक की समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो स्टॉप स्मोकिंग। स्मोक करने से एटलीस्ट आप अपने लेवल पर जो धुआं आप स्मोक करके बाहर निकाल रहे हैं, तो कम से कम आपका एक कंट्रीब्यूशन तो उसमें भी हो ही जाएगा कि आप कम से कम पोल्यूशन तो नहीं फैला रहे हैं। दूसरी चीज जो हम लोग नहीं कहीं पर ज्यादा समझने सुनने को मिलता है, वो ये है कि जब आप अपना पोस्चर खराब करते हैं या आपका काम करने का, चलने का, बैठने का अगर पोस्चर अच्छा नहीं है, तो भी आपको लंग कैपेसिटीज रिड्यूस होती हैं। तो पोस्चर हमेशा अच्छा होना चाहिए। स्टूप शोल्डर, जो शोल्डर्स गिरे हुए हों, ऐसा पोस्चर अवॉइड करें। बहुत ज्यादा आगे की तरफ झुके हुआ नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमारा चेस्ट वाइड ओपन हो। तो जब हम अपनी बोनी चेस्ट केज को वाइड ओपन रखते हैं, तो हमारे डायफ्राम को ज्यादा जगह मिलती है एक्सपेंड होने के लिए, खुलने के लिए। और जब लंग्स ज्यादा एक्सपेंड होते हैं तो लंग्स ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और उसको सर्कुलेट करते हैं ब्लड में। दूसरी चीज, हमें एक्सरसाइज रेगुलरली करने की जरूरत है। एक्सरसाइज रेगुलरली करने से फायदा क्या होता है, हमारे लंग कैपेसिटीज इंप्रूव होती हैं, हमारे जो लंग्स की एल्वेलाई हैं वो ओपन होती हैं, उनके जो बिल्कुल फार मोस्ट एल्वेलाई है लंग्स में, वहां तक हम ऑक्सीजन को प्रॉपर पहुंचा पाते हैं। ब्रीदिंग रेट हमारा बढ़ता है, ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है, और इस वजह से ऑक्सीजन की हमारी जो एक जरूरत है वो ज्यादा अच्छी हम पूरी कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी पार्ट है। ठंड को मतलब ठंड को आप अपने इस चीज पर हावी मत होने दीजिए। सुबह सबको अच्छा लगता है कि वो ठंड में बिस्तर में रहें, रजाई ओढ़ के रहें, ब्लैंकेट में रहें, लेकिन इट्स बेटर कि आप लोग इससे जल्दी निजात पाएं और एक्सरसाइज स्टार्ट करें राइट फ्रॉम टुडे और टुमारो। टुडे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टुमारो कभी नहीं आता है, क्योंकि कल आप जब स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तब भी आप टुमारो पे टाल सकते हैं, क्योंकि टुमारो हमेशा आपके लिए मौजूद है। लेकिन टुडे आप स्टार्ट करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज से स्टार्ट करें, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करें, जिससे कि अ, आप स्वस्थ रह पाएँ और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करें कि वो एक्सरसाइज करें। इसके अलावा आप ये मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी एयर क्वालिटी क्या है, आपकी एयर क्वालिटी कैसी है। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है।
वैसे तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको एयर प्यूरीफायर होना चाहिए घर में, जिस तरीके से पहले एसीज़ इतने रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, लेकिन अब एसी हर घर का एक बहुत ज़रूरी मेंबर बन गया है। उसी तरीके से एयर प्यूरीफायर आने वाले समय में एक बहुत ज़रूरी चीज़, इंस्ट्रूमेंट, एपरेटस बन जाएगा, जो हम हर घर में होना मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन जो लोग उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, मुझे ये लगता है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए स्टीमर चला देते हैं, रूम में जिसमें हम रह रहे हैं या जिसमें हमें सोना है, उसमें अगर हम थोड़ी देर के लिए स्टीमर चला दें, उसमें कुछ तुलसी की पत्ती, कुछ नीम की पत्ती और अजवाइन कुछ थोड़ी-सी डाल, क्योंकि अजवाइन में जो एक ऑयल होता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरीके से हम डाल के अगर थोड़ी देर चला देते हैं, तो एक हमें एक बहुत अच्छा अपने आप एक फ़िल्ट्रेशन हो जाता है एयर का हमारे घर के अंदर की। और जब हम अजवाइन के साथ करते हैं, तो अजवाइन अपने आप में एक एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के साथ है, तो वो एक ऑरा भी क्रिएट करती है, जिसमें हम अच्छा फ़ील कर सकते हैं। स्टीम लेना भी मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ पेशेंट्स को, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, या इस समय जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जो लोग दिन में 8-9 घंटे बाहर रहते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि स्टीम ज़रूर लें। 5 मिनट की स्टीम बहुत इफ़ेक्टिव है, 2.5 मिनट नोज़ से इन्हेल करें और माउथ से एक्सहेल करें, और 2.5 मिनट माउथ से इन्हेल करें और नोज़ से एक्सहेल करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ की जब बात आती है, तो मैं प्राणायाम को सबसे ऊपर रखता हूँ कि प्राणायाम करने से आपकी लंग कैपेसिटीज़ मैक्सिमम इम्प्रूव होती हैं। आप ऑक्सीजनेशन ज़्यादा कर पाते हैं, आप वेंटिलेशन ज़्यादा कर पाते हैं अपने सिस्टम का, अपने ऑर्गन्स का। तो आप प्राणायाम बिल्कुल करें, कपालभाति, अनुलोम-विलोम, भ्रामरी, उदगीत, उज्जाई, कोई भी प्राणायाम आप करें। तो 5 मिनट का प्राणायाम, 10 मिनट का प्राणायाम सफिशिएंट है। यार इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि आपके गले में खराश ना रहे लंबे समय तक। आप कोशिश ये करें कि आपका खाँसी लंबे समय तक ना रहे। आप कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा जो फ्लेग्म है, वो बहुत ज़्यादा एक्युमुलेट ना रहे। क्योंकि अगर फ्लेग्म जो भी कफ आप एक्युमुलेशन होता है, जिसको हम बलगम कहते हैं, अगर वो एक्युमुलेट रहेगा, तो वो धीरे-धीरे फिर लंग्स में जाकर इकट्ठा होता है और वो फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। तो इट्स बेटर कि आप जल्दी से जल्दी उसका निदान ढूँढें, जल्दी से जल्दी डॉक्टर का कंसल्टेशन लेकर उसको ट्रीट करें, जिससे कि आप फर्दर इन्फेक्शन से बच सकें। अच्छा, अब कोविड ने हम लोगों को एक और मेंबर जोड़ दिया था फैमिली में, वो है ऑक्सीमीटर। तो चूँकि ऑक्सीमीटर अब हम लोगों के पास लगभग है, सबके पास, तो अगर हमें लगता है कि हमें कुछ ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है और हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर से आए हैं, तो कोशिश करें कि ऑफ एंड ऑन, बहुत रेगुलरली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप ऑक्सीजन सैचुरेशन ज़रूर चेक कर लें। 95 से 100 के बीच में रहना चाहिए। अगर कभी 95 से नीचे आता है, तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इट्स बेटर कि तब आप थोड़ा-सा अपने आप को एक अलार्मिंग मोड पर ले आएँ और कोशिश करें कि अब ऑक्सीजन लेवल इससे नीचे ना जाए, चाहे ब्रीथिंग करनी पड़े, चाहे प्राणायाम करना पड़े, एक्सरसाइज़ ऐड करनी पड़े, या फिर हमें इन्हेलेशन क्यों ना करना पड़े स्टीम का, तो हम उसको इम्प्रूव कर लें। इसके आगे जब बढ़ते हैं, तो ये है कि कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छा पार्ट प्ले करते हैं। जैसे यूकलिप्टस एक बहुत बढ़िया हम लोगों के यहाँ मदर टिंचर की फॉर्म में आता है, और यूकलिप्टस का ऑयल आपको मिल जाएगा। तो यूकलिप्टस का सिर्फ फ्रेग्रेंस मत लीजिएगा कभी भी आप ले, यूकलिप्टस का ऑयल मिलता है, वर्जिन ऑयल मिलता है, उसको आप यूज़ करें, वो बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा है मुलीन, मुलीन ऑयल हम लोगों के यहाँ आता है, जो नेज़ल, जैसे आयुर्वेद में नस से करते हैं, जिसमें नाक में कुछ ऑयलिंग करते हैं, जिससे कि ब्रीथिंग अच्छी होती है और म्यूकस डिपॉज़िट नहीं होता है, और पॉल्यूशन के समय में भी आप उससे बचत कर सकते हैं। क्योंकि वो ऑयल और वो जो म्यूकस एक लुब्रिकेशन है इन योर नॉस्ट्रिल्स, वो ट्रैप कर लेता है पार्टिकल्स को। तो इट्स बेटर कि मुलीन ऑयल होम्योपैथी में मिलता है ड्रॉप की फॉर्म में, उसको आप डालें, वो बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद आप जिनसेंग, जिनसेंग एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है,
जो काम करती हैं आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में, आपकी लंग कैपेसिटीज को इम्प्रूव करने में। तो जिनसेंग होम्योपैथी में मदर टिंचर की फॉर्म में आता है, आयुर्वेद में जिनसेंग पाउडर की फॉर्म में या टैबलेट की फॉर्म में आपको मिल सकता है। इसके आगे जाएंगे, डाइट के लिए हम अगर बात करें तो डाइट बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है, जिसमें लीफी वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नट्स आपको खाने चाहिए। नट्स में काजू मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि काजू में कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं, कैलोरीज बहुत हाई होती हैं। तो नट्स में आप पिस्ता और बादाम, ये दो बहुत अच्छे नट्स हैं। अखरोट भी आप खा सकते हैं, इससे ओमेगा 3 भी आपको मिलेगा। गार्लिक, नो डाउट सबको पता है कि गार्लिक हमारे ब्लड को भी पतला रखता है। और गार्लिक की अगर हम आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट से देखें तो गार्लिक में प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे वात को कंट्रोल करती हैं या पित्त को कंट्रोल करती हैं। फिश है, फिश जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो फिश का सेवन बढ़ा सकते हैं। बेरीज जितनी भी होती हैं, चाहे वो ब्लूबेरी हो या फिर क्रैनबेरी हो, इस तरीके की जो भी बेरीज हैं, या मार्केट में रसबेरीज आती हैं, आप उनको यूज करेंगे, आपको विटामिन सी मिलेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। जिंजर का रोल बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जिंजर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बलगम को बनने से रोकती है और बहुत अच्छी म्यूकोलिटिक है। ऑलिव ऑयल, टर्मरिक को बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। टर्मरिक को आप शहद के साथ में ले सकते हैं, टर्मरिक को आप दूध में मिला के ले सकते हैं, आप सिंपल पानी में मिलाकर भी, गुनगुने पानी में टर्मरिक को, चाय में भी आप टर्मरिक डाल के ले सकते हैं। होल ग्रेन्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। कोशिश करें कि बहुत रिफाइंड, बहुत फाइन ग्रेन्स ना लें, होल ग्रेन्स का सेवन करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है पानी का इंटेक बहुत ज्यादा अच्छा रखना है। पानी का इंटेक अच्छा रखिए, आपका फ्लूइड बॉडी में रहेगा, तो आपको हेल्दी बनाने में बहुत मदद करता है। तो वाटर इंटेक प्रॉपर रखें। ठंड में हम लोग पानी कम पीते हैं, उस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो इट्स बेटर कि आप लोग पानी बहुत ज्यादा पिए। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनको मैं आपको रिकमेंड करूंगा, और उससे पहले एक तुलसी का नाम हम बिल्कुल भूलेंगे नहीं। तुलसी बहुत अच्छा पार्ट प्ले करती है, क्योंकि तुलसी सब लोग जानते हैं कि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, जब हम लोग को खांसी जुकाम बुखार होता था तो हम लोग के मम्मी तुलसी का काढ़ा बना के हम लोग को दे देती थी। तो वो बहुत अच्छा काम करता है। तो तुलसी हो गया, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, हनी भी सिंपल आप घोल कर पी सकते हैं गुनगुने पानी में। वसाका आयुर्वेद का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, हम लोग जस्टिसिया के नाम से आता है मदर टिंचर फॉर्म में होम्योपैथी में, और आयुर्वेद में वासावलेह के नाम से आता है। उसके और अलग अलग प्रिपरेशंस भी मिलते हैं मार्केट में, लेकिन वासावलेह बहुत अच्छा है, मैंने खुद यूज करा है। उसको आप मुंह में रख के थोड़ा सा च्यू करेंगे तो वो आपको पूरा सूथिंग इफेक्ट देता है टिल योर डीपेस्ट पार्ट ऑफ थ्रोट। और त्रिफला, मुझे किसी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब ने बताया था कि त्रिफला का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि त्रिफला सभी तरीके के प्रकोपों में, वात पित्त कफ, उनका शमन करता है। तो त्रिफला यूज करा जा सकता है इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, एज वेल एज पेट को सही रखने के लिए, क्योंकि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो वो बहुत सारी चीजें आपके जीआईटी में भी जाती हैं, तो उस टॉक्सिसिटी को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और होम्योपैथी में एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर यूज होता है, एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर, जो एस्मा में काम आता है। और पोथोस फेटिडस करके एक मदर टिंचर है, जो स्पेशली डस्ट, पॉलेंस से होने वाली एलर्जी और रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज में बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है। ब्रायनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, जब लोगों को बहुत ज्यादा सांस की दिक्कत हो और जरा सा मूवमेंट पे भी सांस फूलने लगे तो ब्रायनिया। आर्सेनिक एल्बम एस्मा की बहुत अच्छी मेडिसिन है। और ब्लाटा, ब्लाटा इज पर्टिकुलरली स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर एस्मा। तो मेरी तरफ से आज इतना ही, अपना ध्यान रखें और जो जो एडवाइस मैंने दी है उस पर आप लोग अमल करें। और अब मैं डॉक्टर नीतू को बताऊंगा, को इनवाइट करूंगा कि वो फर्दर न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग को और थोड़ा सा बताएंगी। ओवर टू डॉक्टर नीतू। थैंक यू सो मच डॉक्टर विमल। जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हम अगर अच्छा डाइट लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो हमारी हेल्थ, हमारा ब्रेन और ओवरऑल हम लोग बहुत स्ट्रांग रहते हैं, अच्छे रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। उसी तरह से हमें अपने खाने में न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत समझनी चाहिए कि हम राइट न्यूट्रिशन खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं।
किस चीज़ के लिए हमें कौन-सा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम हर चीज़ के लिए अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे तो हमारी हेल्थ डेफ़िनेटली बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कुछ ऐसे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जिनको लेकर हम अपनी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी विटामिन सी की, जो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो इम्यूनिटी तो हमारी बॉडी की बढ़ाता ही है। साथ में जो अभी पॉल्यूशन वाला माहौल यहाँ पर हो रहा है एनसीआर में, उससे लड़ने में हमारी बड़ी हेल्प करता है और हमारी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है, वो बहुत अच्छी हो जाती है, विटामिन सी लेने से। और जैसे कि इस समय अभी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, तो हम विटामिन सी की 2 टैबलेट भी ले सकते हैं, एक सुबह, एक शाम को, क्योंकि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। दूसरा है विटामिन डी। विटामिन डी जो सप्लीमेंट होता है, वो हमारे लंग फंक्शन को बेटर करता है। तो इसलिए हमें विटामिन डी भी लेना चाहिए और अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में कम होता है, तो अस्थमा के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें विटामिन डी की कमी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आगे आते हैं तो विटामिन ई। विटामिन ई का अगर हम लगा काफ़ी टाइम तक अच्छे से उसको ले रहे हैं, तो ये हमें जो हमारी जितनी भी रेस्पिरेटरी हेल्थ की डिज़ीज़ेज़ होती हैं, उनको प्रिवेंट कर देता है। विटामिन ए को लेना चाहिए, ये भी हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और कुछ मिनरल हैं जैसे मैग्नीशियम हो गया और कैल्शियम हो गया, जो हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि हम लोग जो पानी पीते हैं, वो डेड होता है वाटर, मिनरल हमें नहीं मिल पाते, तो उनकी कमी पूरा करने के लिए हमें अलग से सप्लीमेंट लेने चाहिए। इसके आगे अगर बात करें तो एक और आता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 भी हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ को बहुत अच्छा इम्प्रूव करता है। तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हमारी बॉडी में कौन-सा न्यूट्रिशन कम हो रहा है या हम किस तरह के एनवायरनमेंट में हैं। तो हमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो सब चीज़ें हमें लेनी चाहिए और जो भी चीज़ें अभी मैनेजमेंट डॉक्टर साहब ने बताया है, उसको फ़ॉलो करना चाहिए और आप लोग मतलब इस समय एनसीआर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर चीज़ पे अपने डाइट पे काम करने की, अपने न्यूट्रिशन पे, अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की। तो योग करिए और जितने भी प्राणायाम हैं वो करिए इस चीज़ से बचने के लिए। तो आई एम डन हियर। थैंक यू सो मच। और मैं थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा। बहुत अच्छा डॉक्टर नीतू ने आपने बताया और मैं कुछ ऐड करना ये चाहूँगा कि कोई भी एक्सरसाइज़ जिसमें आपके लंग्स को इस तरीके से एक्सपेंशन मिलता है, कोई भी एक्सरसाइज़, योग जिसमें आप लंग्स को एक्सपेंड करते हैं, इस तरीके से या इस तरीके से, वो को सारी एक्सरसाइज़ेज़ आपके लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए होती हैं। हम लोग वॉक करते हैं, हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ती है, हमारा डायफ्राम मूव करता है ऊपर-नीचे। तो जब डायफ्राम मूव ऊपर-नीचे करता है, तो हमारे लंग्स को स्पेस मिलता है एक्सपैंड करने के लिए। बेली ब्रीथिंग आप लोगों ने सुना होगा कि बेली ब्रीथिंग करनी चाहिए। जैसे जब आप साँस ले रहे हैं, तो अपनी बेली को बाहर की तरफ सारी साँस को अपनी बेली में भरें, पेट में भरें। तो आपका पेट फूलेगा। जब आपका पेट फूलेगा, तो आपका डायफ्राम नीचे आएगा और जब आप उसको पेट को अंदर की तरफ लेते हुए और साँस को बाहर निकालेंगे, तो डायफ्राम फिर आपके रिवर्स प्रेशर देगा लंग्स पर और लंग्स आपके क्लीन अप होंगे, एल्वियोलाई क्लीन होंगी। तो बेली ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरली हम लोग चेस्ट ब्रीथिंग करते हैं, लेकिन बीच-बीच में हमें बेली ब्रीथिंग भी करनी चाहिए, जैसे हम लोग कपालभाति में करते हैं। आज से सैकड़ों साल, हज़ारों साल पहले हमारे महापुरुषों को ये पता था कि जब हम ब्रीथ करते हैं और हम पेट को अंदर ले जाके पेट के माध्यम से ब्रीथिंग करते हैं, तो हमारे लंग कैपेसिटीज़ इम्प्रूव होती हैं। प्रोन पोज़ीशन अभी हम लोगों ने बहुत कोविड में सुना कि प्रोन पोज़ीशन होनी चाहिए। प्रोन पोज़ीशन इज़ एक्चुअली सिमिलर टू अष्टांग नमस्कार। सूर्य नमस्कार में एक 6th वेरिएशन आता है जिसमें अष्टांग नमस्कार होता है। बिल्कुल लेट जाना होता है उसमें। वो बिल्कुल वही है जो कि प्रोन पोज़ीशन है। यानी कि अगेन हमें गर्व होना चाहिए अपनी संस्कृति पर, अपनी विरासत पर कि हम उन सारे टूल्स और लाइफ़स्टाइल से इक्विप्ड हैं। अफ़सोस तब होता है कि बीइंग इंडियन एंड हम लोग उस विरासत का पार्ट हैं, अनमोल विरासत का, उसके बाद भी हम उन चीज़ों को भूले हुए हैं। योग से अच्छा कोई एक्सरसाइज़ नहीं है, प्राणायाम से अच्छी कोई एक्सरसाइज़ नहीं है।
इसलिए अपनी ताकत को पहचाने, अपनी विल पावर को स्ट्रेंथ दें और आगे बढ़े, एक्सरसाइज करें, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे, सब लोग हेल्दी रहेंगे। आप हेल्दी रहेंगे, आप ज्यादा प्रोडक्टिव बने रहेंगे। आप हेल्दी रहेंगे, आप ज्यादा अच्छे कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, आप हेल्दी रहेंगे तो आप समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। मेरी तरफ से आज इतना ही। आप सब लोग अपना ध्यान रखें। कोई सवाल किसी का हो, कोई क्वेरी हो, वेलकम है आप लोगों का, पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ, एक चीज डॉक्टर साहब ने एक बताया, सॉरी, 2 चीजों का हम नाम लेना भूल गए हैं, माफी चाहूंगा उसके लिए। एक तो प्रोटीन का इंटेक ऊपर रखें, क्योंकि प्रोटीन आपके टिश्यूज डैमेज को ओवरकम करता है। प्रोटीन आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। लंग्स प्रोटीन के बने हुए हैं, फाइब्रस टिश्यूज के बने हुए हैं। तो प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखें, कम ना हो। अगर आपको लगता है कि आप 2 अंडे खा लेते हैं और नॉनवेज भी खाते हैं और आप दाल ले लेते हैं, तो कोशिश करें, चेक करें अपने डॉक्टर के साथ कि भाई आपका प्रोटीन एक्चुअली सफिशिएंट है या नहीं है, या आपको उसको और अपग्रेड करना है। दूसरी चीज, च्यवनप्राश हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। एक ऐसा कॉम्बिनेशन है च्यवनप्राश जो कई सालों से सबके लोगों के घरों में है। च्यवनप्राश इस समय आप मान के चलिए कि संजीवनी बूटी है सबके पास। अगर आप च्यवनप्राश का सेवन करते हैं तो ना ही आप टॉक्सिसिटी को दूर करते हैं जो दिन भर आप इनहेल करते हैं, बल्कि आप अपने लंग्स टिश्यूज को एक नया जीवन देते हैं। तो च्यवनप्राश का सेवन गर्म दूध के साथ में बिल्कुल करें। और आप लोग कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। जो घर में पोल्यूशन होता है, जो बाहर है, दोनों में मतलब कहते हैं घर में है तो सेफ है, तो ये कितना मतलब सही है? घर में पोल्यूशन नहीं होता है या बाहर पोल्यूशन ज्यादा है? नहीं, नो डाउट बाहर पोल्यूशन ज्यादा है, लेकिन हम ये सोच रहे कि घर में पोल्यूशन नहीं है तो वो नहीं है, ऐसा है नहीं। क्योंकि हम सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स को थोड़ा सा बचा सकते हैं, हम अपने खिड़की दरवाजे बंद करके, या हम अपनी क्लीनिंग अच्छी, मतलब पोछा वगैरह लगा के हम उड़ने वाले डस्ट पार्टिकल्स को कम कर सकते हैं, या वैक्यूम क्लीनर यूज करके कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे घर में कुकिंग हो रही है उससे निकलने वाली गैसेस भी एक पोल्यूशन का पार्ट है। गैस जो हमारा हॉब ऑन होता है उससे निकलने वाली जो हीट है वो पोल्यूशन का एक पार्ट प्ले करती है। जो पेंट है हमारी वॉल्स पर वो पोल्यूशन है। जो हमारी माइका है या कोई भी इस तरीके की चीजें हैं वो गैसेस सिक्रेट करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम घर में हैं तो हम बहुत सेफ है, लेकिन नो डाउट हम काफी सेफ है घर पे हैं। तो कोशिश ये करें कि डस्ट ज्यादा अंदर ना आए, और प्योरीफायर है तो उसको आप अब ऑन रखें। मोस्ट ऑफ द टाइम इट शुड बी इन ऑन मोड। और मैं तो यही कहूंगा कि प्योरीफायर सबके पास होना चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। और बस यही था कि आप घर में ऐसा ना सोचें कि सेफ नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। कोई किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? मुझे लगता है कि अब क्वेश्चन नहीं है किसी का, तो हम वाइंड अप करते हैं इसको। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर विमल, डॉक्टर नीतू। आज मैं बहुत डिटेल में जानकारी देने के लिए कि कैसे हम पोल्यूशन और अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख के अपना ध्यान रख सकते हैं, कैसे उस चीज को ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट we'll again meet at same time Saturday को with some new topic. Okay, thank you so much. आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं, जो लोग आज मीटिंग में हैं वो भी सजेस्ट कर सकते हैं कि अगली बार हम कौन सा टॉपिक लें। Right. अगर आपको लगता है कि हमें सर्टेन टॉपिक लेना चाहिए तो आप हम लोग को सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर बात कर लेंगे। और कोशिश करेंगे अगर हमें कोई एक्सपर्ट और मिल जाता है तो हम उनको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच थैंक यू, Thank you so थैंक यू फॉर सो मच। गिविंग अस अपॉर्चुनिटी। Thank you for your time. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, Thank you. Thank you. Okay. Bye bye. बाय।